जल जीविका। This meeting is being recorded. सुप्रभात। एक्वाटॉक के इस 17वें एपिसोड में मैं अंकिता पाटिल जल जीविका से हमारे अतिथि वक्ता और सभी प्रतिभागियों का स्वागत करती हूँ। जल जीविका एक सामाजिक उद्यम है जो ग्रामीण भारत में जलीय आजीविका को बढ़ावा देने, खाद्य और पोषण सुरक्षा को सुरक्षित करने के लिए प्रतिबद्ध है। जल जीविका का सार जल स्रोतों की उत्पादक क्षमता को बढ़ाकर रोजगार के अवसर बढ़ाने और गरीबी को कम करने में निहित है। हम इन एक्वाटॉक सत्र का आयोजन इंटरनेशनल ईयर ऑफ आर्टिसनल फिशरीज एंड एक्वाकल्चर 2022 के थीम पर कर रहे हैं। तो आज के एक्वाटॉक सत्र का विषय है स्कोप इन इंटीग्रेटेड फिश फार्मिंग, यानी कि एकीकृत खेती। एकीकृत खेती इस सिद्धांत पर आधारित है कि या तो दो से या फिर उससे अधिक उत्पादक प्रौद्योगिकियों को एक साथ उपयोग किए जाने पर कृषि के रिटर्न्स जो है उनको हम अधिकतम कर सकते हैं। तो इस विषय के बारे में अधिक मार्गदर्शन करने के लिए अतिथि वक्ता नित्यानंद पांडे सर, डॉक्टर नित्यानंद पांडे सर हमारे साथ है, जो ICAR में डायरेक्टरेट ऑफ कोल्ड वाटर फिशरीज रिसर्च भीमताल नैनीताल के प्रिंसिपल साइंटिस्ट है। उन्हें राज्य में ट्राउट खेती को बढ़ावा देने में सराहनीय कार्य के लिए सिक्किम भारत सरकार से प्रशंसा पत्र मिला है। कृषि विज्ञान केंद्र में विशेष रूप से स्थान और स्थिति विशिष्ट मछली पालन प्रथाओं के प्रसार के लिए फील्ड स्तर पर विस्तार कार्य भी उन्होंने किया है। अपने शोध के करियर की अवधि के दौरान सहकर्मी समीक्षा की गई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में 98 से अधिक शोध पत्रों और 45 से अधिक वैज्ञानिक लेख उनके खाते में हैं और उन्होंने जलीय कृषि के क्षेत्र में अपने शोध कार्य के लिए 14 PG छात्रों और 14 PhD विद्वानों का मार्गदर्शन भी किया है। समशीतोष्ण जलीय कृषि और मछली प्लॉइडी मैनिपुलेशन में या क्लाइमेट रेजिलियंस एक्वाकल्चर एंड क्यूमुलेटिव इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अध्ययन के क्षेत्र में भी उनकी विशेषज्ञता है। सर ने संस्थान स्थान पर अनुसंधान प्राथमिकता निर्धारण, निगरानी और अनुसंधान समन्वय के लिए भी योगदान दिया हुआ है। ये बहुत ही संक्षिप्त रूप में इनकी मैंने आपको परिचय कर दिया है और भी बहुत सारा परिचय इनके खाते में है। तो अभी इस छोटे से परिचय के साथ मैं आपका स्वागत करती हूँ सर, और अभी बिना किसी देरी किए हम सेशन की तरफ बढ़ते हैं। ओवर टू यू सर। अभिषेक प्लीज स्लाइड शेयर करो। यस, विजिबल। विजिबल है। सर आपको विजिबल है? हाँ, यस यस, यू कैन स्टार्ट नाउ। सभी को नमस्कार। जैसा कि अभी आदेश हुआ है कि आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय इंटीग्रेटेड फिश फार्मिंग, जिसको कि एकीकृत मत्स्य पालन कहते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। किसान भाइयों, जैसा कि अभी मेरे बारे में बता दिया गया है, लेकिन फिर भी मैं अपना परिचय देना चाहूंगा कि 30 वर्ष से मैं इस मछली पालन के व्यवसाय से जुड़ा हुआ हूं और मेरी खुशी होती है कि मैं अपने किसान भाइयों मत्स्य पालकों के लिए कार्य करूं और उनके साथ अपना जो अनुभव है वो शेयर करूं। तो आज जैसे कि विषय है एकीकृत मछली पालन। नेक्स्ट प्लीज। किसान हमारे देश का अन्नदाता है। किसान भाइयों, आज के समय में मछली पालन का बहुत ही महत्व है। अगर हम देखें आजादी के बाद से विगत 70 सालों में जो भी हमने प्रगति की है, चाहे वो हरित क्रांति के लिए हो, श्वेत क्रांति के लिए हो,
पीली क्रांति की हो और मछली पालन जिसको कि नील क्रांति के नाम से जाना जाता है, सभी क्षेत्रों में हमने काफी प्रगति की। और अगर एक नजर हम डालें तो जैसा कि हमारे खाद्यान्न में हमारी प्रगति 70 साल में 6 गुनी हुई, हॉर्टिकल्चर बागवानी में 10 गुनी हुई, हमारे दूध उत्पादन में 12 गुनी हुई, तो मछली उत्पादन में ये प्रगति 18 गुनी हुई है। और आज हमारा देश विश्व में दूसरे स्थान पर है जो कि सर्वाधिक मछली उत्पादन के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट प्लीज। मछली किस तरह से हमारे लिए उपयोगी है? अगर हम उसकी पोषकता के बारे में बात करें तो मछली से बड़ा कोई भी पोषक खाद्यान्न हमारे लिए नहीं है, क्योंकि मछली में प्रोटीन होती है, मिनरल्स होता है, विटामिन होता है। लेकिन मछली पालन, अगर मछली पालन को देखा जाए तो मेरे देश के तमाम कृषकों के लिए ये एक वरदान है। मछली पालन एक रोजगार का साधन है जिसमें मछली पालकर मछली बेचकर आमदनी की जाती है। रंगीन मछलियों को उत्पादन किया जाता है और उसको भी बेचा जाता है, यहाँ तक कि उसका निर्यात भी किया जाता है। मछली पालन में जो उपयोगी आहार होता है उसको बनाया जाता है, उसको बेचकर भी जो है रोजगार के अवसर मिलते हैं। और इसके अलावा मछली के बहुत सारे उत्पाद, मछली का अचार, मछली के पापड़, मछली बहुत सारे उत्पादों को बेचकर आमदनी की जाती है। तो इस तरह से मछली और मछली पालन हमारे जनमानस के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसके साथ साथ एक दूसरी चीज और है जो कि कम लोग जानते हैं कि मछली के साथ खेल भी किया जाता है, स्पोर्ट फिशिंग जिसको बोलते हैं। तो उसमें मछलियां, बड़ी बड़ी मछलियां होती हैं, उसको पकड़ने के लिए लोग, जो कुछ इच्छुक लोग होते हैं, वो पैसा देते हैं और उसके साथ आखेट करते हैं। तो ये भी एक बहुत आमदनी का एक जरिया है। नेक्स्ट। अगर देखा जाए तो मछली पालन या जल जीव पालन जिसको एक्वाकल्चर बोला जाता है, उसकी क्या विधाएं हैं, क्या किस किस तरह से हम जो है ये मछली पालन करते हैं। तो उसमें पहला जो व्यवहार है वो है पॉलीकल्चर, जिसमें एक ही तालाब में कई वैरायटी की मछलियों को साथ साथ पाला जाता है। अब जैसे रोहू, कतला, मृगल हम लोग तालाब में पालते हैं। उसके अलावा और भी मछलियां, ग्रास कार्प, कॉमन कार्प और सिल्वर कार्प, वो भी उसमें डाली जाती हैं। तो एक से ज्यादा मछली एक साथ हम तालाब में पाल के ज्यादा उत्पादन लेते हैं, जिससे कि ज्यादा मुनाफा होता है। दूसरा होता है मोनोकल्चर। मोनोकल्चर यानी कि सिर्फ एक ही वैरायटी की मछली, जैसे पंगेसियस कल्चर करते हैं तो तालाब में केवल एक ही वैरायटी की मछली पालेंगे। मांगुर पालेंगे तो एक ही वैरायटी की पालेंगे, क्योंकि वो कार्निवोरस होती है, दूसरी मछली उसके साथ नहीं पाल सकते। तीसरा जो व्यवहार है बहुत ही महत्वपूर्ण है वो है इंटीग्रेटेड फिश फार्मिंग, जिसको एकीकृत मछली पालन कहते हैं। और आज हमारे राष्ट्रीय स्तर पर नेचुरल फार्मिंग और लो कॉस्ट फार्मिंग सिस्टम, इसका एक मिशन चल रहा है। और जिसमें हमारे जो कृषक बंधु हैं जो कि गांव देहात से संबंधित हैं, उनके लिए ये इंटीग्रेटेड फार्मिंग बहुत ही व्यवहारिक विधा है। इसके अलावा बहुत सारी मॉडर्न एक्वाकल्चर प्रैक्टिसेस हैं, जैसे कि बायोफ्लॉक, RAS और एक्वापोनिक्स और केज कल्चर। इससे कम जगह में ज्यादा उत्पादन करके ज्यादा मुनाफा लिया जाता है। तो आज हमारा जो चर्चा का विषय है वो है इंटीग्रेटेड फिश फार्मिंग। नेक्स्ट। मछली पालने के लिए क्या चाहिए? सबसे पहले एक तालाब चाहिए और तालाब को भरने के लिए पानी चाहिए। अब तालाब, हमारे जो गांव हैं और हमारे जो मत्स्य पालक व्यवहार में करते हैं, कई तरह के तालाब होते हैं। कच्चा तालाब होता है, कुछ लोग टैंक बना लेते हैं पक्के RCC, उसमें भी मछली पालन करते हैं। कुछ लोग कच्चे तालाब को जो है पत्थर से स्टोन पिचिंग कर देते हैं। और कुछ हमारे ऐसे स्थान है जहां पर कि तालाब में पानी नहीं रुकता, जो मिट्टी होती है बहुत पोरस होती है, पानी निकल जाता है। तो ऐसे स्थानों पर उसमें तालाब, कच्चे तालाब में पॉलीथीन डाली जाती है और उसको फिर मिट्टी से ढक दिया जाता है और उस तालाब में, उसको पॉली टैंक बोलते हैं, उसमें मछली पालन किया जाता है। नेक्स्ट। सबसे महत्वपूर्ण जो मैं आज बताना चाहूंगा किसान भाइयों, जब हम तालाब निर्माण करते हैं तो उस समय महत्वपूर्ण होता है कि तालाब का आकार कितना हो। ये तो
निर्भर करेगा कि आपके पास कितना स्थान है, आधा एकड़, 1 एकड़, 1 हेक्टेयर। वैसे अगर ज्यादा भी स्थान है तो हमें कई तालाब 1-1 एकड़ के बनाने चाहिए। एक ही तालाब ज्यादा बड़ा ठीक नहीं रहता, उसका प्रबंधन ठीक से नहीं हो पाता। लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि तालाब की जो मेढ़, बांध बनाते हैं, उसकी संरचना कैसी होनी चाहिए। जो भी हम तालाब 1 एकड़ का हो या 1 एकड़ से बड़ा हो, उसकी जो मेढ़ बनाएंगे वो कम से कम 2 मीटर की हो और उसकी चौड़ाई 3 मीटर हो, और तालाब के अंदर की तरफ उसमें जो ढलान है वो ज्यादा रहेगा 1:1 का, और जो बाहर की तरफ होगा वो 1:2 का रहेगा, वो कम ढलान होगा। तो इस तरह से हमारा बंधा मजबूत बनेगा और हमारा जो पानी है वो पूरी तरह तालाब में ही रहेगा। अब बात यह है कि 2 मीटर हमें 2 मीटर गहरा तालाब बनाना है। उसके लिए क्या करते हैं, 2 मीटर गहराई तालाब की होती है और उसमें 1.5 मीटर पानी रहता है और आधा मीटर वो ऊपर खुला रहता है। तो 2 मीटर के लिए कम से कम हमें आधा मीटर तालाब खोदना पड़ेगा और उसको बंधा बनाकर जमीन से ऊपर हमें उसको उठाना है। तो जो तालाब का पानी होगा, पानी का स्तर होगा, वो लगभग आधा मीटर आपके जमीन के स्तर से ऊंचा रहेगा। तो ये बहुत जरूरी है। इसी तरह से हम तालाब बनाए। नेक्स्ट, जब कोई नया तालाब बनाया जाता है तो तालाब जब पूरा हो जाता है, उसका बंधा अच्छी तरह हो जाता है जिसके चारों तरफ हम चल फिर सकते हैं, उसके बाद उसमें चूना और गोबर का व्यवहार करना बहुत जरूरी होता है। चूना और गोबर सूखे तालाब में डाल दिया जाता है और उस तालाब को फिर तालाब की जो तलहटी होती है उसको अच्छी तरह से जुताई करते हैं जिससे मिट्टी में मिल जाए। उसके बाद उसमें पानी भरते हैं और पानी भरने के 15 दिन बाद जब पानी का रंग हल्का नीला या हरा हो जाता है, उसके बाद उसमें मछली का बच्चा छोड़ा जाता है। नेक्स्ट, तो एक मछली पालन शुरू करने के लिए क्या क्या जरूरत है? एक तालाब की जरूरत है, हमें खाद की जरूरत है और हमें फर्टिलाइजर की भी जरूरत पड़ेगी जिससे कि उसमें प्राकृतिक भोजन जिसको पिलवक बोला जाता है वो पैदा हो। चूने का व्यवहार करना है हमें, अच्छा गुणवत्ता का हमें मछली का बीज चाहिए और इसके साथ साथ मछली को खिलाने के लिए मछली का आहार भी चाहिए और रोज आपकी देखरेख चाहिए। तो ये सारी चीजें हमें सुनिश्चित करनी होती हैं। अब इंटीग्रेटेड फार्मिंग की बात करें तो इंटीग्रेटेड फार्मिंग में जो फिश फीड यानी कि मछली का आहार है वो बहुत कम देना पड़ता है, वो हमारा खर्चा बच जाता है। और दूसरा, जो हमें खाद और फर्टिलाइजर डालना है वो खर्चा भी बढ़ जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि इंटीग्रेटेड फार्मिंग कम लागत का धंधा है और उससे उत्पादन ज्यादा होता है। नेक्स्ट, अगर हम सामान्य तौर पर देखें तो एक तालाब में कई तरह की मछली पालते हैं, भारतीय कार्प मछली, रोहू, कतला, मृगल, जो अलग अलग स्तर में रहती हैं। जो मृगल है तलहटी में रहती है, रोहू उसके कॉलम में रहती है, कतला सरफेस पे रहती है। इसी तरह से विदेशी कार्प मछली है 3, सिल्वर कार्प, ग्रास कार्प और कॉमन कार्प। तो इंटीग्रेटेड फार्मिंग में भी इन्हीं मछलियों का हमें व्यवहार करना है। लेकिन कुछ ऐसे इंटीग्रेटेड फार्मिंग मॉडल हैं जिसमें कि ये मछलियां नहीं पाली जाती हैं, वो दूसरी मछलियां पाली जाती हैं, लेकिन सामान्य तौर पर हमें इन्हीं मछलियों का व्यवहार करना होता है। नेक्स्ट, तो इंटीग्रेटेड मछली पालन क्या है? इंटीग्रेटेड मछली पालन एक ऐसी विधा है, हम लोग कहते हैं कि खराब चीज या व्यर्थ, इस पृथ्वी पे कोई भी चीज व्यर्थ नहीं है, खराब नहीं है, उसको फेंका नहीं जा सकता। बस हमें ज्ञान नहीं है इसलिए हम उसको खराब या व्यर्थ बोल रहे हैं। वही चीज हमें कुछ ना कुछ, अगर हमें ज्ञान हो तो वो कुछ ना कुछ नई चीज पैदा करने में सहायक होती है। तो इस तरह से इंटीग्रेटेड फार्मिंग जो है वो इसी पर आधारित है कि जो व्यर्थ चीज है उसका भी उपयोग करके मछली का उत्पादन होता है और एक तरह से कहा जाए तो खाने वाली प्रोटीन का उत्पादन होता है। नेक्स्ट, तो इंटीग्रेटेड फार्मिंग क्या है? जैसे कि अभी बताया भी गया था, मछली का तालाब और मछली पालन के साथ साथ हम अन्य व्यवहार भी करें। और वो व्यवहार कैसे हो सकते हैं? वो हमारी खेती बाड़ी वाले व्यवहार हो सकते हैं। हम बागवानी करते हैं, सब्जी उत्पादन करते हैं, फल उत्पादन करते हैं,
इसके अलावा हम अपनी फसल उत्पादन करते हैं और फूलों की खेती करते हैं। तो मछली पालन के मुख्य रूप से मछली पालन और उस तालाब में सहायक रूप से ये धंधे भी अगर किए जाएं, और उसके साथ पशुपालन। अब पशुपालन में बहुत सारी चीजें आती हैं, गाय भैंस पालना, बत्तख, मुर्गी, सुअर, ये सारी चीजें। तो ये अगर हम मछली पालन के साथ साथ सहायक तौर पर अन्य जो हमारी विधाएं हैं कृषि की, वो भी अगर करते हैं, उसको इंटीग्रेटेड फार्मिंग कहते हैं। इसके अलग अलग मॉडल हैं। अगर हम जैसे कि पैडी कम फिश कल्चर, धान की खेती करते हैं, उसके साथ अगर मछली पालें तो पैडी कम फिश कल्चर हो गया, ये एक मॉडल हो गया। इसके अलावा हॉर्टिकल्चर के साथ अगर हम करते हैं तो बागवानी मछली पालन हो गया। इसके साथ अगर हम फूलों की खेती के साथ करते हैं तो फूलों की खेती मछली पालन हो गया। ये सारे अलग अलग मॉडल हैं। और मुर्गी के साथ मुर्गी सह मत्स्य पालन, सुअर सह मत्स्य पालन, बत्तख सह मत्स्य पालन, और कोकोनट जो होता है नारियल, उसकी खेती के साथ भी किया जाता है। तो इस तरह के बहुत सारे मॉडल हैं। और इसके साथ ऐसा नहीं है कि दो ही हो, एक मछली और एक दूसरा, इस कई सारे हो सकते हैं। मल्टीपल मीन्स कमोडिटी मॉडल होते हैं, जैसे कि मछली का तालाब है, उसके साथ मुर्गी पालन भी है, उसके साथ हॉर्टिकल्चर भी है, और उसके साथ हमने फूलों की खेती भी कर ली। तो इस तरह से अपनी सुविधा के अनुसार और जो भी हमारे रिसोर्सेज हमारे पास हैं, उनके अनुसार हमें खुद सुनिश्चित करना है कि कौन सा इंटीग्रेटेड फिश फार्मिंग मॉडल हमारे लिए सही रहेगा। नेक्स्ट, क्या इसके फायदे हैं? देखिए, इंटीग्रेटेड मछली पालन हम करते हैं तो एक तो हमारा इसकी जो लागत कम होती है, हमें मछली का आहार कम देना पड़ता है, क्योंकि मछली जो हमारे पशु हैं उनका गोबर तालाब में जाता है, उससे प्लैंकटन बनता है, पिलवक जिसको बोलते हैं, वो प्राकृतिक भोजन है मछली का। तो हम जो आहार 1 कुंतल दे रहे हैं वो हम 20 किलो 25 किलो ही देंगे, तो उसका हमारा लागत बच गई। और इसके अलावा दूसरा, उसमें हमें गोबर भी खरीद के नहीं डालना पड़ा, खाद, फर्टिलाइजर, ये सब। इसके साथ साथ ये एक नेचुरल फार्मिंग है, इसमें कोई भी हम केमिकल यूज नहीं कर रहे हैं, और हमारी जो मछली है वो एक तरह से केमिकल फ्री है। बहुत आसान है ये, गांव देहात में कहीं पर भी हम जो है इसको कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारा उत्पाद होगा वो सिर्फ मछली का नहीं, उसके साथ और चीजों का होगा। अगर गाय भैंस पाल रहे हैं तो दूध का उत्पादन होगा, अगर हम जो है मुर्गी पाल रहे हैं तो मीट का उत्पादन, अंडे का उत्पादन होगा। तो अगर एक हमारा सिस्टम किसी तरह से महंगा पड़ रहा है या उत्पादन कम हुआ, तो दूसरी चीज जो हम पैदा कर रहे हैं वो उसको सब्स्टिट्यूट कर देगी। यानी कि इसमें आमदनी पक्का, आमदनी होनी ही होनी है, और इसमें रिस्क कम है। यानी कि हमारे किसान भाई के लिए रिस्क कम है। ठीक है, मछली पालन हमारा जो है, मछली किसी तरह से खत्म हो जाती है या कम दाम पे बिकती है, तो हमें जो है दूध से उसका उत्पादन हो गया, या हमने हॉर्टिकल्चर जो किया उससे आमदनी हो गई, तो कुल आमदनी हमारी सुनिश्चित रहती है। इसके अलावा केमिकल फ्री रहता है ये। और जो हमारा तालाब होता है, अगर बिना इंटीग्रेटेड फार्मिंग वाला तालाब और इंटीग्रेटेड, उसको अगर हम तुलना करें तो उसमें क्या होता है कि बिना इंटीग्रेटेड वाला 3 फसल लेने के बाद उसकी उत्पादन क्षमता बहुत कम हो जाती है। पहले अगर 1 कुंतल मछली पैदा हो रही है उसमें 70-80 ऐसा होगी, और उसके बाद उससे भी कम होगी, यानी कि उसकी उत्पादक क्षमता कम हो जाती है। लेकिन इंटीग्रेटेड फार्मिंग में उत्पादक क्षमता हमेशा बरकरार रहती है और लगातार हमें जो है बराबर उत्पादन मिलता रहता है। क्यों? क्योंकि उसमें जो मिट्टी है, उसका जो पानी है, उसमें उर्वरता बढ़ती रहती है, उसमें हम जो है गोबर का और पशुओं का जो विष्ठा होता है उसका व्यवहार रहता है। इसके अलावा जो पॉन्ड तालाब होता है उसको हम फसल लेने के बाद सुखा देते हैं, अपनी मछली बेचने के बाद उसको सुखा देते हैं, और तालाब में जो मिट्टी होती है उसके तलहटी की मिट्टी, उसको निकालकर हम अपनी खेती बाड़ी, यानी कि विशेषकर बागवानी में सब्जी उत्पादन और फूलों की खेती में अगर करते हैं तो वो एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का काम करता है, यानी कि बहुत ही उत्पादक होता है, उसमें नाइट्रोजन बहुत होती है। इस तरह से अगर कुल मिला के देखा जाए तो इंटीग्रेटेड फार्मिंग हमारे गांव देहात के जो कृषक बंधु हैं उनकी आमदनी का एक जरिया है, और अगर देखा जाए तो हमेशा एक ऐसा जरिया है जिसमें कि कभी भी धोखे का सौदा नहीं है।
तो इंटीग्रेटेड फार्मिंग दो तरीके से होती है, दो तरह के मॉडल होते हैं, एक तो खेतीबाड़ी से जुड़े हुए मॉडल और दूसरे पशुपालन से जुड़े हुए मॉडल। तो पहले मैं चर्चा करूंगा खेतीबाड़ी से जुड़े हुए मॉडल की। नेक्स्ट, खेतीबाड़ी से जुड़े हुए मॉडल को देखें तो धान की खेती बहुत एक सामान्य प्रचलन है, सभी किसान भाई करते हैं। अब धान की खेती के साथ साथ हम उसमें मछली पालन भी कर सकते हैं। हमारे ऐसे खेत जिसमें धान हमने लगाया है और पानी काफी समय तक उसमें बना रहता है, भरा रहता है, या पानी अगर जरूरत पड़े तो हम भर सकते हैं, वहां पे हम जो भी धान की खेती है उसके साथ साथ मछली पालन भी करते हैं। अब इसके दो तरह के मॉडल होते हैं कि जो हमारा धान का प्लॉट है, खेत है, उसके बीच में हम जगह छोड़ दें कुछ, जैसे सेंट्रल रिफ्यूज पहला मॉडल है ये वाला, या फिर हम धान का जो प्लॉट है उसके चारों तरफ ट्रेंच, एक नाली टाइप की बना दें, जिससे कि मछली वैसे तो पूरे तालाब में घूमे, वो जो है धान के फसल में भी घूमे, लेकिन जब उसे जरूरत हो तो वो अपने नाले में आ जाए, ट्रेंच में आ जाए। तो इस तरह से दो ये विधाएं होती हैं। एक विधा होती है कि हम धान के साथ साथ मछली की खेती करते हैं, दूसरा ये होता है कि मछली धान की फसल कटने के बाद फिर मछली की फसल करते हैं। तो जो पहली वाली विधा है वो ज्यादा प्रचलन में है। हम जो है 3 महीने में, 3.5 महीने में धान की फसल ले लेते हैं, उस समय मछली हमारी 200 ग्राम 250 ग्राम की होती है, फिर उसे 3 महीने और बढ़ने देते हैं, तो उसका तालाब का जो है पानी बढ़ा देते हैं। इसमें जो धान का प्लॉट होता है उसका बंदा हम थोड़ा ऊंचा बनाते हैं, तो इस तरह से हमें मछली का उत्पादन भी उसमें मिल जाता है। अब ये जो मछली है ये मिट्टी को कुरेदती है, जिससे कि आपकी धान की फसल जो है 10 से 15% ज्यादा होती है, उसमें टिलरिंग ज्यादा होगी, ज्यादा कल्ले निकलेंगे, और जो मछली उसमें अपनी विष्ठा छोड़ेगी वो उसमें खाद का काम करेगी। इसके अलावा जो हानिकारक हमारे बहुत सारे इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं उसको भी मछली जो है खा लेगी। तो इस तरह से मछली पालन का धान को फायदा है और उसका उत्पादन बढ़ता है, और धान के खेत क्योंकि मछली पालन के लिए उपलब्ध है, उसमें उसे खाना और भोजन मिल रहा है, तो एक दूसरे को इसका फायदा मिलता है और हमारा उत्पादन दो तरह से होता है, धान का उत्पादन और मछली का उत्पादन। नेक्स्ट देखिए आप कि धान के खेत में किस तरह से बड़ी बड़ी मछलियां पालते हैं। ये मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और इधर उत्तराखंड में भी होता है ये, और बिहार में भी इसका प्रचलन बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन हम इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब दूसरी बात, जो दूसरी विधा की बात करूंगा वो होता है सिंगाड़ा। सिंगाड़ा जिसको ट्रापा इंडिका बोला जाता है, सब कोई जानता है। सिंगाड़ा जो है गांव गांव में जो है पैदा किया जाता है। एक तालाब होता है गांव का, उसमें सिंगाड़े पालने के लिए ठेके पे दे दिया जाता है और उसमें सिंगाड़ा वो पैदा करते हैं। तो इस तरह से सिंगाड़े का जो तालाब है जिसमें हम सिंगाड़ा कर रहे हैं उसमें हम मछली भी पालन कर सकते हैं, लेकिन वो प्रजातियां थोड़ी अलग होती हैं जो मैंने पहले बताई। ये प्रजातियां वो होती हैं जो कि हवा में सांस ले सकती हैं, वायु श्वासी मछली बोलते हैं। 3 मछली है, सिंगी, मांगुर और पर्च, जो क्लाइंबिंग पर्च होती है। तो इन मछलियों जैसे सिंगी मांगुर का बीज आसानी से मिल जाता है। तो इस तरह से जो भी हमारा सिंगाड़े का तालाब है उसमें इन मछलियों का भी बड़े आकार का हम जो है बीज छोड़ देते हैं। तो इस तरह से 1 टन तक हमारी मछली 1 हेक्टेयर से हो जाती है, और जो सिंगाड़ा है 8 से 16 टन लगभग उत्पादन हो जाता है। तो सिंगाड़ा तो उतना ही होगा, लेकिन मछली का इंटीग्रेशन करने के बाद 1 टन हमें मछली भी मिल गई। अब बाजार में इसका दाम तो 200 रुपए से भी ज्यादा होता है सिंगी और मांगुर का, तो इसको बेच के हमें अतिरिक्त इसमें जो है आमदनी हो गई। नेक्स्ट, बहुत प्रचलन है मखाना खेती का बिहार प्रांत में और जगह भी है। तो इस तरह से मखाने का जो तालाब है जिसमें हम मखाना उत्पादन कर रहे हैं, जिसका लगभग 1 से 2 टन उत्पादन होता है 1 हेक्टेयर में, उसके साथ यही मछली जो अब पीछे सिंगाड़े वाली बात हुई थी, सिंगी, मांगुर और पर्च, इन मछलियों को हम जो है इसमें छोड़ देते हैं तालाब में। तो वो उसमें पलती रहती हैं, ना उनको आहार देने की जरूरत, ना कुछ देख रेख की जरूरत है, पानी का स्तर कम ना हो, ऑक्सीजन कम ना हो। तो इस तरह से 1 से 2 टन
हमारी मछली भी पैदा हो जाती है, जिसे बेच के जो है एक अतिरिक्त आय हो जाती है। अब 1 हेक्टेयर में कितनी मछली ये डालेंगे? लगभग 5,000 से 7,000 इसकी जो अंगुलकाएं हैं वो हम डालते हैं, चाहे वो सिंघाड़े का खेत हो या हमारे मखाने का खेत हो। तो इस तरह से, इस व्यवहार से हमें एक अतिरिक्त आमदनी मिलती है। नेक्स्ट, जैसे कि अभी मैं पीछे बात कर रहा था, उसके साथ ही एक और प्रचलन अभी शुरू हुआ है जिसमें कि भसींडे की खेती की जाती है या कमलगट्टे की खेती की जाती है। तो उसमें तालाब होता है, उसमें भसींडा पैदा करते हैं किसान भाई, और उसमें जो है कमल के फूल बेचते हैं, कमलगट्टा बेचते हैं। उसके साथ भी वो जो एयर ब्रीथिंग फिश है, वायु श्वासी मछली, उनको डाल के उत्पादन किया जा रहा है। ये उत्तर प्रदेश में और इधर कुछ उत्तराखंड में भी इसका प्रचलन है, क्योंकि आज के समय में भसींडे की खेती या कमलगट्टे की खेती या कमल के फूल की खेती बहुत प्रचलित हो रही है, क्योंकि ये कैश क्रॉप है, अच्छी आमदनी देती है, और इसमें अगर मछली पालन के साथ हम जोड़ देते हैं तो हमें जो है और अतिरिक्त आय मिल जाती है। अब आगे हॉर्टिकल्चर, बागवानी के साथ किस तरह से करते हैं। बागवानी यानी कि चाहे सब्जी हो, चाहे फल हो, चाहे फूल हो, तो उसके साथ हम कैसे करते हैं। अब हमारा जो तालाब है, तालाब के जो बंधा है या जिसको मेड बोलते हैं, उस पर काफी जगह होती है खाली, उसका ढलान भी होता है उस ढलान पे, तो वहां पे हम जो है फलों के वृक्ष लगा सकते हैं, जिसमें कि केला हो गया और पपीता हो गया या और भी फल। यहाँ पे बहुत सारे ये सहतूत लगाते हैं लोग, सहतूत का भी बढ़िया उत्पादन कर रहे हैं। उसके अलावा और भी कोई भी हम जो है अमरूद लगा रखा है, एक किसान ने बहुत अच्छा उत्पादन कर रहा है, और वो अमरूद जो है बड़े साइज का जो आजकल चल रहा है वो वाला उसने कर रखा है। तो उससे क्या होता है कि तालाब में छाया आ जाती है, जिससे कि पानी तालाब का कम उड़ता है गर्मी से, तो ये इसको जो है तालाब को फायदा हुआ। दूसरा, उसके जो पत्ते वत्ते होते हैं तालाब में गिरते हैं, वो खाद का काम भी करते हैं, और तालाब के बंदे पे जो जगह हुई उसका उपयोग हो गया, यानी कि उसमें जो है फल उत्पादन हो रहा है। इसी तरह से सब्जी उत्पादन में तो ये इंटीग्रेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जो भी बंदे पे हमारी जगह है, इसीलिए मैंने 3 मीटर चौड़ा बंदा बनवाया था, तो उस पे बहुत सारी जो हमारी मौसमी सब्जी होती हैं वो हम कर सकते हैं, चाहे वो बैंगन हो, टमाटर हो, लौकी, तोरई, कुछ भी, या गाजर, मूली, जो कि कम समय में आ जाती हैं, पालक वगैरह। और पानी की जरूरत हो तो तालाब से आप पानी दे दीजिए, और उसमें जितनी भी जो हरा उसका वो फॉलिएज बचेगा वो तालाब में चला जाता है। अब ग्रास कार्प अगर आपकी तालाब में है तो वो ग्रास कार्प के लिए भोजन बन जाता है। इसी तरह से भिंडी का तो बहुत ही अच्छा उत्पादन होता है इस मछली के तालाब के बंदों पर। तो इस तरह से आप ये नीचे वाली जो फिगर है, ऊपर वाली में तो देखा आपने कि फलों के वृक्ष है, नीचे में एक छोटा सा तालाब है, और छोटा सा तालाब, उसमें पानी भरा हुआ है, 2 मीटर पानी है। जब भी हमारे किसान भाई को पानी की जरूरत होती है तो वो बिजली का इंतजार नहीं करता, इस तालाब में से आधा मीटर पानी ले लेता है, क्योंकि मछली पालन के लिए केवल 1.5 मीटर पानी चाहिए, और इसमें 2 मीटर पानी भरा हुआ है। और वो अपनी जो है सब्जी को, टमाटर की खेती, पालक की खेती, फूल गोभी की खेती, इतनी अच्छी खेती करता है, और वो जो तालाब का पानी होता है उसमें नाइट्रोजन रहती है, पोषकता रहती है, तो उसकी फसल भी अच्छी होती है, कोई भी उसको जो है यूरिया और केमिकल फर्टिलाइजर की जरूरत नहीं है। तो एकदम ऑर्गेनिक जो है सब्जी मिलती है, और बाजार में दाम भी अच्छा होता है, उत्पादन ज्यादा होता है। नेक्स्ट, अब जैसे कि 2 चीज बताई मैंने, फल और सब्जी, इसके अलावा फूलों की खेती बहुत प्रचलन है, कैश क्रॉप है आजकल। चाहे गेंदा लगा लीजिए, गुलाब की खेती बहुत जोर शोर से हो रही है, ग्लैडियस की खेती बहुत जोर शोर से हो रही है। तो जो भी हमारा तालाब है उसके बंदे पर या तालाब के बराबर में प्लॉट बना के ये हम जो है व्यवहार करें, और जब तालाब सूखे, जब हमारी फसल पूरी हो जाए मछली की, तो तालाब की तलहटी की जो मिट्टी है उस प्लॉट में डाल दें, वो खाद बन जाता है, उससे हमें अगली जो हमारी फूलों की खेती होती है बहुत अच्छी होती है। पानी की जरूरत हो तो तालाब से ले लें। तो इस तरह से जो फूलों की खेती है उसमें 20 से 25% ज्यादा उत्पादन होता है। अब उत्पादन ज्यादा होगा तो हमारे किसान भाई को आमदनी ज्यादा होगी। तो इस तरह से ये जो है बागवानी के साथ एक व्यवहार है इंटीग्रेटेड फार्मिंग का। नेक्स्ट, अब आते हैं हम पशुपालन के साथ।
अब मछली पालन पशुपालन से भी जुड़ा हुआ है। एक मछली का तालाब है, उसके साथ हम गाय भी पाल सकते हैं, या भैंस पाल रहे हैं तो भैंस भी पाल सकते हैं। अब उससे फायदा क्या होता है कि जो भी पशु, चाहे वो गाय भैंस हो या मुर्गी हो या बत्तख हो या सुअर हो, उनकी जो भी गोबर होता है वो सीधा तालाब में खाद का काम करता है, और वो जो है उसमें प्राकृतिक मछली का भोजन पैदा करता है, जिसको पिलवक हो। अब प्राकृतिक भोजन मिल रहा है मछली को, तो वो मछली की बढ़वार भी अच्छी होगी, और अगर उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू देखी जाए तो उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू ज्यादा होती है। जो संपूरक आहार दाना खिला के जो मछली पैदा की जाती है उसकी फ्लैश क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन इसकी जो है फ्लैश क्वालिटी अच्छी होती है। तो इस तरह से हम जो है बहुत सारे मॉडल हैं जो पशुपालन के साथ मछली पालन से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट, अब पहले मॉडल की बात करेंगे जिसमें सुअर जो है, ठीक है, कुछ लोग पालते हैं। जो लोग पालते हैं वो अगर उनके पास मछली तालाब की व्यवस्था है तो वो मछली के तालाब के ऊपर ही सुअर का बाड़ा बनाते हैं, जो कि सुअर का बाड़ा आधा मछली के मेड़ पे रहता है और आधा जो है तालाब में लटका हुआ रहता है, उस पर खंबे बना के। अब जिससे कि जो भी हमारे सुअर हैं उनका जितना भी रोजाना का गोबर होता है वो सीधा मछली के तालाब में चला जाता है और वो खाद का काम करता है। अब एक तरह से देखा जाए तो इसका सुअर का जो गोबर होता है वो 70% तक डाइजेस्टेड रहता है और सीधा मछली उसको खा भी लेती है, तो उसको जो है उसका उत्पादन ज्यादा होता है, मछली का बढ़वार ज्यादा होती है। अब इसमें जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि कितने हम जो है सुअर रखें। संख्या से ज्यादा रखेंगे तो ज्यादा गोबर पहुंच जाएगा तालाब में, ज्यादा हमारा गोबर पहुंच गया तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, मछली मर जाएगी। तो इसे कितने रखें? 1 हेक्टेयर के साथ अगर डिफरेंट एज ग्रुप के हैं, छोटे बड़े सब सुअर मिला के, तो 40, और अगर बड़े बड़े सुअर हैं तो सुअर की जो वो उत्पादन वो होता है वो 6 महीने का होता है और मछली का 1 साल का होता है। तो इस तरह से अगर बड़े सुअर है तो 25 सुअर हम जो है 1 हेक्टेयर के साथ रख सकते हैं। अब इस तरह से अगर देखा जाए तो 3 से 4 टन तो हमारी हम मछली मिल जाती है, बहुत उत्पादन होता है, और उसके साथ हमारा सुअर का मीट भी जो मिल जाता है, और लगभग 800 सुअर के बच्चे मिल जाते हैं। तो मछली बेचकर, सुअर का मीट बेच के, सुअर को बेच के, और उसके साथ उसके बच्चे बेच के, 3 स्रोत हैं जो कि हमारे किसान की आमदनी है। अब कौन सी वैरायटी है? व्हाइट यॉर्कशायर, लार्ज व्हाइट यॉर्कशायर, हैम्पशायर, लैंड्रेस, ये अच्छी वैरायटी है जो कि तालाब के साथ इंटीग्रेटेड की जाती है। अब यहाँ एक चीज और बताऊंगा मैं, जो कि हमारे जो किसान भाई सुन रहे हैं वो इसको नोट कर लें। एक जलीय घास होती है जिसको अजोला बोलते हैं। अब ये अजोला घास अगर तालाब में डाल दी जाए बड़ी तेजी से जो है बढ़ती है, 3 दिन में दुगनी हो जाती है। तो आपका जो मछली का तालाब है उसमें थोड़ी अजोला घास डाल दें, और उसके साथ आपका सुअर का गोबर भी जा रहा है उसमें, तो ये बड़ी तेजी से बढ़ती है। उस अजोला घास को आप सुअर को खिला दीजिए, तो सुअर का जो हमारा आहार का खर्चा है वो भी कम हो जाएगा, लगभग 50% तो कम हो जाएगा। जो भी आप उनको सुअर को खरीद के खिला रहे हैं वो जो है 50% आपके अजोला से ही हो जाएगा। ये अजोला घास इतनी महत्वपूर्ण है कि चाहे इसे मुर्गी को खिला दो, चाहे गाय को खिला दो, चाहे भैंस को खिला दो, ये एक बहुत ही प्रोटीन युक्त आहार, हरा आहार है, हरा चारा है। तो इस तरह से ये पिग कम फिश फार्मिंग है, अजोला का भी इंटीग्रेशन, या फिर एक छोटा सा तालाब बना के अलग से उसमें हम जो है गोबर डाल लें, या जो है सुअर का गोबर डालें या गाय भैंस का गोबर डालें, तो उसमें अजोला पैदा करते रहें, और उस अजोला को हम जो है सुअर का जो आहार है उसके रूप में उसका उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट बात आई अगले मॉडल की, तो अगला मॉडल है बत्तख का। बत्तख का मीट भी बिकता है, बत्तख के अंडे भी बिकते हैं। अब बत्तख बड़े आराम से तालाब में रहना पसंद करती है और बड़ी प्रसन्न रहती है। तो बत्तख घर जो बनाया जाता है वो तालाब के बंदे पे बनाया जाता है, और आधा जो है तालाब के अंदर पानी में लटका हुआ है, जैसा कि ऊपर आप फोटो देख रहे हैं। अब बत्तख जो है आपकी जितने भी कीड़े मकोड़े और जो अनवांटेड चीजें हैं तालाब की वो सब खा लेती है, जिससे कि हमारी जो है मछली आराम से बढ़ती है। और उसके अलावा एक चीज और है कि बत्तख अपने जो पंख होते हैं वो फड़फड़ाती है और तालाब के पानी में रहती है,
काफी समय तक, तो उसमें विष्टा भी करती है, वो खाद जो है मछलियों के तालाब में गया। इसके अलावा जो पंख फड़फड़ाती है उससे मछली के पानी में घुलित ऑक्सीजन बढ़ती है। अब जब घुलित ऑक्सीजन बढ़ती है तो उत्पादन ज्यादा होता है, ऑक्सीजन का लेवल अच्छा है और प्राकृतिक भोजन भी उसमें है, तो मछली का हमारा उत्पादन ज्यादा होगा। तो इस तरह से 1 हेक्टेयर तालाब में 300 से 350 जो बत्तख होती हैं, बत्तख के बच्चे, वो हमें रखने चाहिए। और इसका भी जो 6 महीने में तैयार हो जाता है, तो बत्तख की 2 क्रॉप और मछली की 1 क्रॉप, इस तरह से इसका इंटीग्रेशन होता है। कौन सी वैरायटी होती है जो कि इसके साथ हम कर सकते हैं? खाकी कैम्पबेल है, इंडियन रनर है, व्हाइट पेकिंग है, व्हाइट पेकिंग, मस्कोवी और रोवेन है। अब इसमें 2 तरह, ये जो है 2 तरह की वैरायटी है, एक जो अंडे वाली है, दूसरा मीट वाली है। और जो रोविन है ये अंडा और मीट दोनों डुअल पर्पज से। तो इस तरह से जो भी बत्तख हैं वो हम जो है ले सकते हैं अपने पशुपालन विभाग से, और मछली पालन विभाग भी इसके डकलिंग्स देता है, और इस तरह से ये इंटीग्रेशन हमें करना चाहिए। नेक्स्ट, अगले मॉडल की बात करें, अभी बत्तख की बात करी थी, अब मुर्गी पालन। अब मुर्गी पालन का प्रचलन तो हर गांव में, देहाती हमारे जो एरिया है, हमारे किसान भाई करते ही। अब 2 इसके पर्पज होते हैं। मुर्गी जो पाली जाती है पोल्ट्री, वो तो मीट उत्पादन के लिए की जाती है और अंडे उत्पादन के लिए की जाती है। तो इस तरह से 500 से 600 मुर्गियां 1 हेक्टेयर तालाब के साथ हम इंटीग्रेट करते हैं। अब इसका भी जो बाड़ा होता है, मुर्गी घर होता है, वो तालाब के पास बनाते हैं, तालाब के बंदे पे बनाते हैं, तो मुर्गी की जो भी विष्ठा है वो सीधी हमारी तालाब में जाती है। तो इस तरह से किस तरह से हमें पोल्ट्री हाउस बनाना है वो भी लिखा है। 0.3 0.4 स्क्वायर मीटर एक मुर्गी के लिए जरूरत होती है, और 1 हेक्टेयर के साथ 500 से 600 मुर्गी हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो इस तरह से 450 से 5 टन 4.5 से 5 टन तो मछली हमारी पैदा हो जाती है, और उसके साथ हमारा जो है मुर्गी का भी मीट हो जाता है और अंडे हो जाते हैं। अब यहाँ एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज है कि हमारे किसान भाई मछली पालक, जो मत्स्य पालक हैं, वो जब मछली की खेती करते हैं तो 12 महीने में जब उनकी मछली की खेती पूरी हो जाएगी तब उनको बेच के और उन्हें आमदनी मिलती है। लेकिन घर, उनकी फैमिली का जो खर्चा है, परिवार का जो खर्चा है, रोज रोज के खर्चे के लिए क्या करें? तो अगर इंटीग्रेशन है, मुर्गी का इंटीग्रेशन उन्होंने कर रखा है, तो मुर्गी के अंडे बेच के उन्हें आमदनी मिलती रहेगी, उसका मीट बेच के मिलती रहेगी, और सब्जी उत्पादन से मिलती रहेगी। तो इंटीग्रेशन एक किसान के लिए ऐसी विधा है जो कि बहुत ही व्यवहारिक है। उस किसान को इंतजार नहीं करना पड़ता कि जब मछली की खेती पूरी, मछली बढ़ जाएगी और जब हम निकाल के बेचेंगे तब आमदनी होगी। यानी कि किसान को पूरे वर्ष अपना परिवार चलाने के लिए ये जो एकीकृत व्यवहार है खेती का, ये अपनाना चाहिए, जिससे कि पूरे वर्ष उसे पता नहीं लगता और उसके घर में जो है आमदनी होती रहती है, घर चलता रहता है। और मछली को बेच के जो आमदनी आती है वो सीधी वो अपने परिवार के लिए रख सकता है या बड़े काम के लिए उसको खर्च कर सकता है। नेक्स्ट, तो मुर्गी की बात हो गई, सुअर की बात हो गई। अब बात करें अपना भाई दूध उत्पादन। हर जो भी हमारा किसान भाई है दूध का तो प्रबंध करता ही है। अब चाहे या तो उसने गाय पाल रखी होगी या भैंस पाल रखी होगी। अब इस गाय और भैंस को हम, अगर मछली का तालाब है तो इसका गोबर जो रोजाना का होता है, कच्चा गोबर, ताजा गोबर, वो सीधा हम उसके मछली के तालाब में डालते हैं, तो वो खाद का काम करेगा, पिलवक पैदा होगा, प्राकृतिक भोजन पैदा होगा उसमें। और भैंस को आप तालाब में अंदर पानी में भी नहला सकते हैं, तो भैंस के लिए भी जो है एक अच्छा वो होगा। तो इस तरह से 1 हेक्टेयर तालाब के साथ 5 या 6 गाय हम जो है रख सकते हैं। अब बात ये होती है कि हमारा दूध उत्पादन बढ़िया हो रहा है, हमने तो 15 गाय पाल ली, लेकिन तालाब तो हमारा 1 हेक्टेयर ही है, तो अब 15 गाय का तालाब, उसमें 15 गाय का गोबर नहीं डालेंगे,
तालाब में केवल 5-6 गाय का गोबर ही जाना चाहिए। बाकी जो गोबर है वो आप कहीं इकट्ठा करके उसका और फर्टिलाइजर बना लीजिए, उसका जो है देसी खाद बना लीजिए, या वर्मी कंपोस्ट में उसका उपयोग कर लीजिए। लेकिन यह है कि किसी कारणवश आमदनी की वजह से या कुछ हमने मुर्गी की संख्या बढ़ा दी, बत्तख की संख्या बढ़ा दी, या हमने जो है अपनी गाय भैंस की संख्या बढ़ा दी, तो ऐसा नहीं है कि सारा उसका जो वेस्ट है वो जो है हम तालाब में डालते हैं। तालाब में केवल इतना ही डालना है जितनी आवश्यकता है। तो इस तरह से हमें दूध का उत्पादन भी मिलेगा और मछली का उत्पादन भी मिलेगा, और बड़े आराम से 4 से 5 टन मछली 1 हेक्टेयर से रोहू, कतला, मृगल, सिल्वर कार्प, ग्रास कार्प और कॉमन कार्प हम निकाल सकते हैं और ताजा मछली मार्केट में हम बेच सकते हैं। तो इस तरह से अगर देखा जाए, अब इस व्यवहार में जो कि हमें पशुपालन के साथ हमने इंटीग्रेशन किया है, इसमें 2 चीजों की बहुत ही हमें जो है ध्यान रखने की जरूरत है। पहली तो यह है कि अगर बत्तख के साथ हमारा मछली पालन है, तो जो हमारी मछली होनी चाहिए तालाब में, वो जब बड़े आकार की हो जाए तभी हम अपने बत्तख घर में रखें। कम से कम 10 सेंटीमीटर की मछली हो। अगर छोटे आकार की मछली तालाब में है और घर में बत्तख हमने रख दी, तो वो छोटे बच्चे को सारा खा जाती है। लेकिन बड़ी मछली जो उंगली से बड़ी यानी कि 10 सेंटीमीटर या 12 सेंटीमीटर की होगी, उसको वो बत्तख नहीं खा पाती। तो पहला तो हमें ये ध्यान रखना है। दूसरा ध्यान ये रखना है कि हमें ये देखते रहना है कि कहीं हम जो हमारा पशुपालन भी है साथ में और हम गोबर डालते हैं, कहीं ऑर्गेनिक लोड ज्यादा तो नहीं हो गया हमारी तालाब में। सुबह के समय हम जाकर देखें, अगर मछली मुंह खोलकर और सतह पर अगर तैर रही हो और कोशिश कर रही हो ऑक्सीजन लेने की, इसका मतलब हमारा जो गोबर है वो ज्यादा है तालाब में। तो ऐसा अगर है तो उसमें क्या करेंगे, तालाब का पानी थोड़ा बढ़ा देंगे। उसके साथ ही गोबर डालना या जो बिस्टा है वो डालना 15 दिन के लिए रोक देंगे और तालाब में चूने का व्यवहार करेंगे, यानी चूना डालेंगे। और बहुत ज्यादा ऐसा हुआ कि 2-3 मछली मर भी रही हैं, मरना शुरू हो गई हैं, तब फिर इंटीग्रेटेड फिश फार्मिंग के तालाब में हमें लाल दवा, जिसे पोटेशियम परमैंगनेट कहते हैं, उसका व्यवहार भी करना हो। उसके लिए क्या करना है, 1 हेक्टेयर का तालाब है, 1 किलो आप दवा ले आए। उस 1 किलो दवा को 100-100 ग्राम रख के पुराने कपड़े में उसमें 200-200 ग्राम 300-300 ग्राम मिट्टी में मिला लें, और फिर उसमें एक पत्थर रख के पोटली बना लें और एक लंबी सी रस्सी सुतली बांध के तालाब में डाल दें। तो वो जो पोटली है वो तालाब के जो है तली में पहुंच जाएगी। फिर चारों तरफ जो है 2 चक्कर लगा दें तालाब के, तो जितनी दवा है पोटेशियम परमैंगनेट वो तालाब के पेट में पहुंच गई, यानी कि तलहटी में पहुंच गई। ऐसे ही अगर आप घोल के लाल दवा डालेंगे, उससे क्या होगा कि वो सतह पे आप जो है बाल्टी में घोलेंगे और पानी की सतह पे जो है उसको फेंक देंगे, तो वो ऊपर ही रहेगी, धीरे धीरे नीचे जाएगी, और नीचे जब पहुंचेगी तब तक तो बहुत कम रह जाएगी वो, और ऊपर का जितना भी हमारा प्राकृतिक भोजन है, पिलवक जिसको मैं बोल रहा हूँ, वो सारा मर जाएगा। अब उसको जो है फिर से पैदा होने में 15-20 दिन लगेंगे। तो अगर हम पोटेशियम परमैंगनेट का व्यवहार कर रहे हैं, तो जैसा मैंने बताया, पोटली बनाकर सुतली में बांधकर तालाब की तली में फेंककर चारों तरफ हमें घुमाना है, जिससे कि वो लाल दवा तलहटी में पहुंचे, ऊपर सतह पे ना रहे। नेक्स्ट, कौन कौन सी मछली पालते हैं पहले ही मैं बता चुका हूँ। इसमें गाय भैंस अगर हमारा डेयरी है तो उसके साथ रोहू, कतला, मृगल पालेंगे हम, और 3 हमारी जो अलग दूसरी मछली है सिल्वर कार्प, ग्रास कार्प, वो पालेंगे। अब गाय तो चाहे देसी पालें या अमेरिकन गाय पालें, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। इसके साथ साथ जहां पर इसका व्यवहार है वहां पे खरगोश के साथ रैबिट, या कुछ लोग बकरी राजस्थान वगैरह और उस एरिया में पालते हैं, कुछ पहाड़ी क्षेत्र में भी बकरी पालने का प्रचलन है, बकरी और भेड़, तो उसका भी इंटीग्रेशन मछली के साथ होता है। और जो भी रैबिट का या बकरी का जितना भी खाद होता है रोजाना का ताजा, वो सीधा हम तालाब में डालते हैं, जिससे कि हमारी मछली का जो आहार का खर्चा है वो बच जाता है,
और हमारा जो है प्राकृतिक भोजन होकर मछली तेजी से बढ़ती है। नेक्स्ट, एक चीज और है कि जो भी हमारी खेती बाड़ी होती है उसमें हम जो है ट्यूबवेल लगाते हैं। अब ट्यूबवेल हमने लगाया, ट्यूबवेल के पास में ही अगर एक हम बड़ा सा तालाब बना लें और उसका स्तर जमीन से या जो हमारा खेत है उससे जरा थोड़ा ऊपर रखें और तालाब का पानी उसमें भरें, अब इसको साइफन करके सीधा हम इरिगेशन के लिए उपयोग करें, तो ये जो तालाब है इसमें मछली उत्पादन हमने किया, जिससे कि इसकी पानी की उर्वरता बढ़ गई और वो हमारा फसल के लिए उपयोग हुआ। अब वो फसल चाहे कोई भी हो, चाहे वो गेहूं हो, चाहे वो मक्का हो या कोई और फसल हो या धान हो, तो इस तरह से जो भी हमने इरिगेशन करा यानी कि सिंचाई करी, वो जो है उसमें नाइट्रोजन ज्यादा रहती है पानी में और तालाब में हमारी जो है मछली पल रही है। अब क्योंकि तालाब ट्यूबवेल के साथ जुड़ा हुआ है और उसका पानी का उपयोग हम सिंचाई के लिए कर रहे हैं, बार बार उसका पानी चेंज हो रहा है, तो बार बार पानी चेंज होने से मछली को अच्छा लगता है और उसमें जो है मछली का उत्पादन अच्छा होता है। तो इस तरह से सिंचाई के साथ भी जो है हम मछली पालन को जोड़ देते हैं। नेक्स्ट, कुछ ऐसे लो लाइंग एरिया होते हैं जहां पानी भरा रहता है, उनको घेर दिया जाए, उनकी मेड़बंदी कर दी जाए और उसमें बड़े आकार की अंगुलिकाएं हम छोड़ें, 100-100 ग्राम की मछलियां छोड़ देते हैं और पता चलता है एक साल में वो 150 ग्राम 1.5 किलो या 1 किलो आकार की हो गई, फिर जाल चला के उनको निकाल लेते हैं। तो इस तरह से जो लो लाइंग एरिया है या पानी भरे हुए ऐसे हमारे क्षेत्र हैं, उनके साथ उसको भी मछली के साथ जोड़ देते हैं। या वाटर शेड मैनेजमेंट, बहुत सारे वाटर शेड बनाए जा रहे हैं, स्कीम चल रही है, उसमें जो तालाब बनता है उस तालाब में 6 महीने तो कम से कम उसमें पानी रहता ही है, तो बड़े आकार की उसमें मछली डाली 100 ग्राम की और 1 किलो की जब मछली हो गई उसको निकाल लिया 6 महीने, तो ये हमारी जो है अतिरिक्त आमदनी का एक जरिया बन जाता है। नेक्स्ट, एक चीज और है कि अगर हमारे पास सुविधा है और हमारे यानी कि रिसोर्सेज हैं, तो एक बड़ा सा तालाब हम बनाएं, उसमें मछली बड़े बड़े आकार की मछली पैदा कर लें, जैसे कॉमन कार्प इसमें पाल रखी है, 1 हेक्टेयर का ये तालाब है, इसमें बत्तख भी रखी हुई है, मुर्गी भी रखी हुई है, चिड़िया भी रखी हुई है, जगह जगह बैठने की जगह भी है, एंगलिंग रॉड भी है उनकी। तो टूरिस्ट लोग आती है, टूरिस्ट प्लेस से जो जुड़े हुए हमारी जगह है वहां पर टूरिस्ट लोग आते हैं, वो मछली पकड़ते हैं, मछली देखना चाहते हैं और मछली अच्छी लग गई तो उसको खाना भी चाहते हैं, तो वहाँ रेस्टोरेंट भी उसके साथ जुड़ा हुआ होता है। तो इस तरह से जो मछली आधारित एक एक्वा टूरिज्म, इसका बहुत प्रचलन हो रहा है। कुल्लू मनाली में मेरे एक फार्मर ने किया, उसके पास मछली का तालाब है और उसके साथ बत्तख हैं, मुर्गी हैं और चिड़िया हैं और भी कई सारी चीजें हैं। टूरिस्ट लोग आते हैं और रेस्टोरेंट है, तो वो जो है रॉड देता है उसको पकड़ने के लिए मछली और पकड़ के उसी में छोड़ दी जाती है। वो हम टेक्निक होती है कैच एंड रिलीज, यानी कि मछली घायल ना हो, तो उस तरह के वो होते हैं हुक्स और फिर उसको दवा में उपचारित करके KMNO4 में और दोबारा से छोड़ देते हैं। तो उसको एंगलिंग रॉड के लिए, मछली पकड़ने के लिए, मछली देखने के लिए, फिर मछली खाने के लिए, फिर अलग अलग उत्पाद बनाता है वो। तो इस तरह से रोस्टेड मछली और तंदूरी मछली, तो इस तरह से एक ही मछली से बहुत सारा यानी कि आमदनी की जा सकती है। तो अगर सुविधा है तो ये कार्य भी किया जा सकता है। नेक्स्ट, एक्वापोनिक्स की बात है। आजकल बहुत सारे मॉडल हैं जिसमें क्या होता है कि मछली जिस टैंक में हम पालते हैं उस टैंक का पानी हम जो है दूसरे टैंक में भेजते हैं, वहां पे उसको जो है सब्जी पैदा करते हैं और फिर जो वहां से पानी निकलता है उसको फिर तालाब में कर लेते हैं। तो इससे क्या होता है कि जहां पे कम पानी में हमारी मछली भी पल गई और जो है इससे जो है सब्जी भी मिल गई। अब सब्जी विशेष प्रकार की पत्ते वाली सब्जी होती है इसमें, वैसे टमाटर वगैरह भी, टमाटर बैंगन भी हमने किया है इसमें, लेकिन पत्ते पालक वगैरह और सैलरी और ये इस टाइप सैलेड जो होते हैं वो इसमें ज्यादा किए जाते हैं। तो इस तरह से ये भी एक इंटीग्रेटेड व्यवहार है, एकीकृत व्यवहार है और इसको बाखूबी बड़ी कम जगह में और बड़े कम पानी के साथ
इसको करके बड़ी अच्छी आमदनी की जा सकती है। नेक्स्ट। तो क्या क्या हमें जो है ध्यान रखने की जरूरत है इंटीग्रेटेड फार्मिंग जो हमारी विधा है, व्यवहार है, उसके साथ। एक तो ये है कि हमेशा जो मछली का बीज डालें वो बड़े आकार का हो। दूसरा ये है कि जो हमारा मछली का तालाब है उसके साथ एक छोटा सा तालाब आप बनाएं। 1 हेक्टेयर का आपका मछली का तालाब है तो एक छोटा सा, यानी कि 10 मीटर चौड़ा, 20 मीटर लंबा, एक छोटा सा एक नर्सरी तालाब बनाए। उसकी गहराई ज्यादा नहीं, 1.5 मीटर रखें, 1 मीटर पानी रखें। तो जो भी मछली का बच्चा आपको विभाग से मिले या कोई भी जहां से आप ला रहे हैं, वो बच्चा जो होगा उसको लाके उस नर्सरी में आप तालाब में छोड़ें और उसको जो है आहार दें। जब वो बड़ा हो जाए, यानी कि 10 सेंटीमीटर से बड़ा हो जाए, तो बड़े बड़े आकार की जितनी जरूरत है उतनी जरूरत वाली मछली हम जो है अपने उत्पादक तालाब में जो है ट्रांसफर कर देते हैं, और बाकी जो बच्चा है वो नर्सरी तालाब में ही पलता रहता है। तो वो स्टंटेड फिश बोला जाता है उसको, यानी कि उसकी संख्या उसमें ज्यादा रहती है नर्सरी तालाब में। तो बड़े तालाब में तो वो 1 किलो की हो जाएगी, लेकिन ये बच्चा उतने का उतना ही रहेगा नर्सरी तालाब में। तो जब भी आप अपनी फसल निकालेंगे तो आपको इंतजार करने की जरूरत नहीं है, उस समय आपको 10 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर का बच्चा आपकी नर्सरी में उपलब्ध रहेगा। तो आप स्टंटेड वाला वो बच्चा फिर डाल दीजिए उसमें, और जब नर्सरी खाली हो जाए तो नर्सरी से बीज ला के नर्सरी में फिर डाल दीजिए। तो प्रत्येक मत्स्य पालक से मेरा ये अनुरोध है, मेरी कर जोड़कर ये प्रार्थना है कि जो भी मछली उत्पादक तालाब वो बनाए उसके साथ एक नर्सरी तालाब जरूर बनाए। और अगर नर्सरी तालाब में वो हमेशा स्टंटेड फिश रखते हैं तो 12 महीने नहीं, सिर्फ 6 महीने, यानी कि 1 साल में 2 फसल मछली का उत्पादन दुगना, मछली की आमदनी दुगना, जो हमारी भारत सरकार का एक मिशन है, हमारे किसान भाई की आमदनी दुगना करना। अगर हम ये व्यवहार करें तो हमारे मत्स्य पालकों की आमदनी तो दुगनी हो ही जाएगी। जो 1 साल में हमारी खेती हो रही है वो 6 महीने में होगी। तो इस तरह से ये चीज व्यवहार में हमें लानी है। जितनी जरूरत हो उतना ही मछली का बीज उसमें डालें, ज्यादा संख्या में ना डालें। होता क्या है, हमें जिला स्कीम से मिला, डिस्ट्रिक्ट प्लान से, वो भी बच्चा डाल दिया, केवीके ने दिया वो भी डाल दिया, हमारे एनजीओ ने दिया वो भी डाल दिया, ज्यादा डालेंगे ज्यादा उत्पादन होगा। ये हमारी सोच गलत है। जितनी हमारी जरूरत है उतना ही बच्चा डाला जाए। संख्या में अगर ज्यादा बच्चा पड़ जाता है तो वो 1 किलो की ना होके सिर्फ 100 ग्राम की या 50 ग्राम की रह जाती है, या फिर सारी मर जाती है। तो इस तरह से अगर जो इंटीग्रेशन हमने किया है, जितनी हमें जरूरत है उतनी बत्तख रखें, उतनी मुर्गी रखें, उतने ही हम जो है अपने दूध वाले पशु रखें। ओवर मैन्योरिंग कभी ना होने दें। ज्यादा उसमें खाद पड़ गया है तो 15-20 दिन के लिए उसको रोक दें। अब पानी में हमेशा जो है 1.5 मीटर तो कम से कम पानी तालाब में रखें ही। अगर कम पानी होगा और खाद उसमें ज्यादा है, वेस्ट हमने दिया है तो उसमें डाल रहे हैं, गोबर डाल रहे हैं, तो वो मछली मरने की संभावना रहती है। तो पानी हमेशा लबालब रखें तालाब में, और इतना ना हो कि बारिश का पानी या बाढ़ का पानी हमारे तालाब को काट दे जिससे कि मछली बह जाए। तो इस तरह से जो मेड़ है, बंदा है, उसको भी ठीक से बनाना है। और जो भी ज्यादा हमारी जलीय घास हो गई है तालाब के अंदर, जलकुंभी हो गई या कारा हो गया या पोटामोजिटॉन हो गया, हाइड्रोडिक्टियन हो गया या अजोलाई हो गया बहुत ज्यादा, उसको निकाल रहे हैं। वो क्या होगा कि आप गोबर भी डाल रहे हैं तो वो तेजी से बढ़ेगी, और तेजी से बढ़ेगी तो वो ऑक्सीजन वो ले लेगी, जिससे कि मछली को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, मछली एक ही दिन में मर सकती है। नेक्स्ट। तो ये जो है मैंने कुछ चीजें आपके साथ साझा करी जो इंटीग्रेटेड फार्मिंग के साथ हैं। अंत में तो मैं अपना व्याख्यान इसी वाक्य के साथ करूंगा कि वैज्ञानिक विधि से और सूझबूझ से अगर मछली पालन किया जाए तो बहुत आमदनी है मछली पालन में, और इसके साथ एक बहुत बड़ा हमारे किसान भाइयों का उपकार भी है इस देश के लिए कि मछली यानी कि एक प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ हम जनमानस को उपलब्ध करा सके। तो धन्यवाद। और आप लोगों के जो भी प्रश्न हैं मैं कोशिश करूंगा कि मैं जो है उनको बता सकूं।
बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत ही दिलचस्प और ऑन पॉइंट सेशन रहा। किसी को सवाल है तो पूछ लीजिए। मेरा एक सवाल है। जी राजेंद्र जी। जी सर, गुड मॉर्निंग सर। हाँ गुड मॉर्निंग। कहाँ से है राजेंद्र जी आप? सर मैं मधेपुरा बिहार। अरे बहुत बढ़िया। आपके यहाँ तो मखाना वखाना भी होता है? जी सर, मखाना अच्छा होता है, हाँ आप बताइए, आप प्रश्न बताइए। मछली पालन भी अच्छा होता है। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि सर जैसे आपने इंटीग्रेटेड फार्मिंग में अलग अलग तरीके का इंटीग्रेटेड फार्मिंग बताया, लेकिन एक धान के साथ बताया इस फार्मिंग। तो इसमें जैसे धान में हम पेस्टिसाइड का भी यूज करते हैं और जैसे सिंगाड़े में भी पेस्टिसाइड का यूज करते हैं, तो कितना इफेक्ट मछली पालन या फिश फार्मिंग में पड़ता है? बिल्कुल सही प्रश्न आपने किया कि हमारी मछली की खेती भी उसके साथ हो रही है, तो पेस्टिसाइड या वो जो है, जो भी केमिकल है वो हम उसमें उपयोग नहीं करेंगे। और हम ऐसी ही वैरायटी धान की चयन करेंगे जिसमें कि बीमारी कम लगती हो और जो कि लोकल टेस्टेड वैरायटी हो, जिसका उत्पादन भी अच्छा होता हो। सर और इस आपकी तरह आवाज नहीं आ रही, नेटवर्क प्रॉब्लम दिख रहा है तुमको लग रहा है। मेरी आवाज आई है आपको? जी सर की आवाज आ रही है, हाँ, आप तो चेक करें थोड़ा कनेक्शन। हाँ तो आपने सही प्रश्न किया है। चाहे वो धान की बात हो या और जो हम करते हैं और चीजों की बात हो, मखाना वगैरह, तो उसमें हम केमिकल का उपयोग नहीं करेंगे अगर हमारी मछली उसमें है। जी सर। तो उसके लिए जो वैरायटी है, मैंने उसमें पॉइंट लिखा भी था, मैं उसको बोल नहीं पाया कि ऐसी वैरायटियों का हमें चयन करना है जो कि डिजीज रेजिस्टेंट हो, पहले से टेस्टेड हो, अच्छा उत्पादन हो, यानी कि लोकल वैरायटी को ही हमें ज्यादा उसमें प्रीफर करना है। अब ऐसी सोफिस्टिकेटेड या हाई क्लास वैरायटी का धान अगर हम करेंगे, उसमें पेस्टिसाइड और केमिकल की तो जरूरत पड़ेगी, उसके साथ हमारा इंटीग्रेशन संभव नहीं है। और कोई हमारे कृषक बंधु? गुड मॉर्निंग। हाँ गुड मॉर्निंग। कहाँ से बोल रहे हैं आप? सर जी नमस्कार। मेरा नाम उदय किरण है। उदय किरण जी, बताइए बताइए। सर जो वो तालाब के जो पॉन्ड के वो रहते हैं ना सर, उसके ऊपर हम बनाना और पपाया कल्टीवेशन करना चाह रहे हैं सर। देखिए बहुत ही अच्छा व्यवहार है ये बनाना का और इसका। तो आपने कितना पपाया मीटर बताया, डिस्टेंस लगाना सर? केला और पपीता। देखिए पपीते की भी बहुत अच्छी अच्छी वैरायटी आ गई है और केला की भी आ गई है। और मैं एक सभी लोगों से मेरा अनुरोध है कि तालाब के पास आप कम से कम केले के 2-3 पौधे तो जरूरी लगाएं। और जैसे हमारे ये कृषक बंधु उदय किरण जी बोल रहे हैं, आप अपने बंदों पर जो है चारों तरफ केला लगा दीजिए आप। उससे क्या फायदा होगा कि आपका केला अच्छा होगा, केले की जो छाया पड़ेगी तालाब में, आधा तालाब छाया में रहेगा, आधा धूप में रहेगा, फिर छाया वाले में धूप जाएगी, तो वो जो है उसमें प्लवक उत्पादन में जो है सहायक होता है। और उसमें तालाब का पानी का वाष्पीकरण भी कम होता है। और तालाब के किनारे रहता है वो केला, तो थोड़ी बहुत नमी अंदर से भी रहती है, जरूरत हो तो तालाब का पानी आप उपयोग में कर लें। लेकिन एक चीज मैं बताऊं कि कभी कभी ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तालाब में, तब क्या होता है कि केला का जो पेड़ है, उस पेड़ को काट के उसके टुकड़े बना के तालाब में तुरंत डाल देने चाहिए, जिससे कि जो जहरीला प्रभाव होता है, यानी कि किसी भी कारण से या तो किसी ने जहर फेंक दिया या पेस्टिसाइड आ गया, कोई भी जहरीला तत्व अगर तालाब में पहुंच गया तो मछलियों को बचाता है ये केला। इसमें क्या होता है, केले का पेड़ अगर वहां पे लगा हुआ है तो उसको फटाफट काटा, उसका जो तना है टुकड़े किए और पानी में फेंक दिया, वो पानी में तैरने लगता है। और उसके अंदर जो है ना, आपने देखा होगा सक्शन जैसा रहता है, वो सारे जहरीले तत्व को जो है अपने अंदर खींच लेता है। और किसी का कोई प्रश्न? हेलो। आदित्य आनंद जी। जी सर, हम सहरसा से बोल रहे हैं सर। हाँ बताइए, पूछिए।
सर बोल रहे थे मखाना के 2 सीजन के बीच में जो 4 महीना 3 महीना गैप रह जाता है, जी उस बीच में सर मछली का कौन सा वैरायटी का उत्पादन कर सकते हैं? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, मखाना का कितना बड़ा खेत है आपका? जैसे सर 1 एकड़ का। 1 एकड़ का है, तो आप जो है एक छोटा सा नर्सरी तालाब बना लीजिए उसके पास में। नर्सरी तालाब यानी कि जो हमारे कमरे का साइज होता है 4 कमरों के बराबर एक जी। तालाब बना लीजिए जी और उसकी गहराई 1.5 मीटर रखिए, 1 मीटर उसमें पानी भर लीजिए। जी उसमें जो है आप रोहू, कतला, मृगल ये मछली लाके जो है रख लीजिए, ठीक है। जी अच्छा, जी आपकी जी मखाना की खेती जैसे ही खत्म हो तो वो बच्चा जो है आपका लगभग 80 ग्राम का या 100 ग्राम का हो जाएगा उसमें। जी और जैसे बीच में जो 4 महीने का आपने गैप बताया वो सारा बच्चा उसमें ट्रांसफर कर दीजिए। सर उस खेत में तो मखाना वाला खेत में सर 1 से 1.5 फीट ही पानी रहता है, 1 उसमें से हो 1.5 सकता फीट है? पानी रहता है उस समय में आप थोड़ा। अच्छा, 1 से 1.5 फीट पानी रहता है। जी हाँ, तो उसमें आप ऐसा करिए, कॉमन कार्प मछली लाइएगा। कॉमन जी कार्प मछली को उस नर्सरी में आप बड़ा कर लीजिए जी और 4 महीने में कॉमन कार्प मछली का उत्पादन ले लीजिए। 700 ग्राम की 1 किलो की हो जाएगी। जी सर, ठीक है, और धन्यवाद। और कोई हमारे कृषक बंधु? तो मैं समझता हूं कि अगर किसी और हमारे किसान भाई के मन में कोई जिज्ञासा हो तो आप जो है पूछ सर, लीजिए। अजित कुमार जी पूछ रहे हैं, तो उन्होंने कहीं पे पढ़ा है कि बतख पैरासाइट्स और डिसीजेस लाते हैं, तो क्या ये बात सही है? जो भी बत्तख का पैरासाइट और डिजीज होता है वो मछली में किसी भी तरह की बीमारी नहीं करता है, ये वैज्ञानिक तौर पर सिद्ध हो चुका है। बत्तख मछली में कोई बीमारी नहीं फैलाता। थैंक यू सर। मेरा सर एक सवाल था कि रेनफेड जो फार्म होते हैं, खेत के साइड में जो लगे हुए रहते हैं, तो क्या उसमें एक प्रॉब्लम रहती है कि वो मई महीना आने तक सूखने लगते हैं, तो क्या हम अजोला फार्मिंग करके उसमें मछली के साथ साथ उसको कम कर सकते हैं? पानी जो धूप में सूख जाता है उससे क्या उससे फायदा हो सकता है? देखिए, अजोला के छोटे छोटे प्लॉट बना के अजोला का उत्पादन कर लिया जाए बल्क में, और उसको जुताई से पहले डाल के और उसको जुताई के साथ जो है मिक्स कर दिया जाए अजोला, तो वो जो हमारी जल धारण क्षमता होती है उसको जो है बढ़ाता है। अब ये एक बार जो व्यवहार से संभव नहीं है, कम से कम 3 बार करना पड़ेगा। और अजोला एक ऐसी चीज है, उसको कितना भी उत्पादन कर सकते हैं। छोटे छोटे तालाब बना ले, उसमें उसका उत्पादन कर ले और उसका ढेर बना ले, उसका खाद, और उसको हरा या जैसा भी हो उसको जो है मिट्टी में मिला देंगे तो उसमें जल धारण क्षमता बहुत ही उसका जो है उसमें इम्प्रूवमेंट होता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत ही इंटरैक्टिव सेशन रहा है ये। और हम जी, और किसी को? गुड मॉर्निंग। हेलो। जी हेलो जी सर। कहिए। हाँ सर, गुड मॉर्निंग सर। जी, हम बिहार से सुपौल डिस्ट्रिक्ट से विनोद बोल रहे हैं। मेरा क्वेश्चन है, धान की खेती में जो मछली उत्पादन किया जाएगा तो धान के पौधे में जो खाद बीज जो डाला जाएगा, यूरिया वगैरह, तो इनसे मछली का नुकसान भी हो सकता है क्या सर? धान इस तरह की वैरायटी हमें चयन करनी है जिसमें कि केमिकल की ज्यादा जरूरत ना पड़े। और अगर जी। यूरिया आपको, जैसे कि आपने धान लगा दिया, जी। धान का रोपण कर दिया, उसके बाद आपको उसमें यूरिया खाद डालना है या कुछ और फर्टिलाइजर यूज करना है, वो आप जी। कर लें। और जब धान की फसल 1 महीने की हो जाए, जिसमें फिर आपको जो है फर्टिलाइजर डालने की जरूरत ना पड़े, उस समय जी। आप उसमें मछली छोड़ दें।
ओके सर, थैंक तब तक वो मछली कहाँ रखेंगे? वो नर्सरी तालाब में रखेंगे, या कहाँ रखेंगे? ओके। जो आपका धान का खेत के चारों तरफ ट्रेंच बनाई है उसमें मेड़ बना दे दोनों तरफ, और उसमें वो मछली जी। रखे। जब 1 महीने की फसल हो जाए फिर उस मेड़ को हटा दें, जिससे कि वो मछली धान के खेत में भी चली जाए। धन्यवाद सर। और किसी का कुछ सवाल? ओके, जैसा कि अभी हमारे पास सीमित समय है, मुझे अब इस सत्र को अंत में लाना होगा। और जाने से पहले हमारे अतिथि वक्ता डॉक्टर नित्यानंद पांडे सर का उनके मूल्यवान ज्ञान को साझा करने और हमारे लिए अपना कीमती समय देने के लिए हार्दिक धन्यवाद देना चाहूंगी। बहुत ही ज्यादा इंटरैक्टिव सेशन रहा है ये, तरह तरह के सवाल पूछे गए हैं। इसका मतलब है बहुत ही ध्यान से सेशन देखा गया है और सर का इम्पैक्ट भी बहुत सभी फार्मर्स पे अच्छा पड़ गया है। तो आगे भी सर हमें ऐसे ही सहायता करेंगे जब जब भी जरूरत होगी, ऐसी उम्मीद करूंगी। और आज के सत्र में शामिल होने के लिए सभी प्रतिभागियों को भी धन्यवाद। सत्र को सुविधाजनक बनाने के लिए अपने टीम के सदस्यों को भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगी। और अभी जाते समय सभी से रिक्वेस्ट है कि आप अपने कैमरा को ऑन करें ताकि हम आपकी फोटो ले सके। सर भी देख ले कौन कौन हमारे साथ जुड़ा था। तो रिक्वेस्ट है सभी कैमरा ऑन करें। जल जीविका के बारे में अगर अधिक जानना है तो फेसबुक, लिंक्डइन और इंस्टाग्राम पर हमें देखें। इसके अलावा हमारे यूट्यूब पर बहुत ही सारे कंटेंट है। सर का वीडियो भी अभी वहाँ पे ही अपलोड हो जाएगा, तो आप फिर से यूट्यूब पे सर ने क्या बात की थी देख सकते हो। इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहे और हम एक्वाटॉक के और एक दिलचस्प एपिसोड के साथ फिर से मिलेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जल जीविका संस्था का। सभी को नमस्कार। नमस्ते।